हेलो स्टूडेंट्स, एक बार पुनः स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट्स ऑफ एसएसटी में। जैसा कि हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आज, उससे पहले थोड़ा दो चार बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों का आंसर मेरे व्हाट्सएप पे आ रहा है, जिसको पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि वो केवल और केवल वीडियो देखकर जो है आंसर भी लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि आंसर जब आप लिखने बैठो, ये वीडियो क्या है, ये दरअसल आपको ये टीचिंग है, लेकिन सेल्फ स्टडी का अपना एक महत्व होता है। आप एनसीईआरटी का बुक उठाइए, एनसीईआरटी को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद उसके बाद ही आंसर को लिखिए, फिर जाकर जो है आंसर जो है क्वालिटी का होगा। दूसरी बात ये कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाप शनाप क्वेश्चन लिख रहे हैं, मर्जी से आया गाइड उठाया, गाइड से क्वेश्चन लिख के उसको मुझे दे दे रहे हैं, या फिर ऐसा कर रहे हैं कि एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन को उठा रहे हैं और उसको दे दे रहे हैं। मतलब जो आसान क्वेश्चन उनको लग रहा है उसको पिक किए, आंसर लिखे और थ्रो बैक कर दिए टीचर के पास। तो ऐसा नहीं करना है। वीडियो के दौरान जो क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है आपको, और वही क्वेश्चंस जो है आप लिख कर जो है मुझे भेजा कीजिए। इसके बाद मिनिमम तो उतना पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद तो आपको जितना पढ़ना है, जितना क्वेश्चंस तैयार कीजिए। 1 मार्क्स के लिए स्पेशल स्ट्रेटेजी हम लोग अपनाएंगे, बाद में मैं बताऊंगा भी। और आप जो है उसको बुक जितना आप डेप्थ में पढ़िएगा उतना आपको फायदा करेगा। तो ये बात ध्यान रखिए कि आपको क्वेश्चंस वही लिखने हैं जो क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूँ। इसके बाद जो है जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेकेंड राउंड में आप आइएगा, उसके बाद आपको जितनी मर्जी है उतने क्वेश्चन आप लिखते रहिएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का कोई नुकसान तो है नहीं, पर मिनिमम इतना करना है कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। पिछले क्लास में हमने देखा था कि जैकोबिन्स के हाथ में जो है सत्ता आ गई थी। जैकोबिन्स लोगों ने क्या किया था कि राजा को जो है बंधक बना लिया था, और फाइनली जो है वो जनवरी 1793 में राजा को जो है वो गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया था, या ऐसे समझे कि राजा को जो है वो फांसी की सजा दी गई थी। क्यों दी गई थी? पिछले क्लास में बताया था कि उसने जो है देशद्रोह किया था, ट्रेजन का मुकदमा उस पर चलाया गया था, और उस आधार पे जो है उसको कहा गया कि आपने जो है देश की जनता के साथ धोखा किया है। इस आधार पर उसको जो है फांसी की सजा दी गई। चूंकि उसके साथ षड्यंत्र में जो है उसकी वाइफ मेरी एंटोनेट भी शामिल थी, इसलिए मेरी एंटोनेट का भी वही असर हुआ जो राजा का हुआ। यहाँ तो मामला रफा दफा हो गया। इसके बाद में फिर बताया ही था कि इसके बाद फ्रांस में चूंकि कोई किंग है नहीं, तो फ्रांस में जो है मोनार्की सिस्टम समाप्त हो जाता है, और फ्रांस जो है 1792 के बाद से जो है वहाँ पे क्या होता है, फ्रांस जो है वो रिपब्लिक बन जाता है। ये जो जैकोबिन्स थे, इन जैकोबिन्स का जो मेन लीडर था उसका नाम रोबेस्पियर था। रोबेस्पियर या रोबेस्पियर भी कहते हैं। ये रोबेस्पियर जो है, ये जो जैकोबिन्स के हाथ में जो पावर आई थी उसका मेन लीडर जो है रोबेस्पियर था, और इसने जो है फ्रांस में 1793 से 1794 के बीच रूल किया, और इसने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि 1793 से 1794 के पीरियड को फ्रांस में हम लोग रेन ऑफ टेरर कहते हैं, मतलब आतंक का काल कहते हैं। लोग इतने भयभीत हो गए थे इसके शासनकाल में, रोबेस्पियर के शासनकाल में, कि 1793 से 94 का पीरियड जो है वो फ्रांस में जो है वो रेन ऑफ टेरर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछता है एग्जाम में कि रेन ऑफ टेरर से आप क्या समझते हैं, और फिर इसमें हुआ क्या था। तो इसको हम लोग समझते हैं कि रेन ऑफ टेरर क्या था। तो रेन ऑफ टेरर वास्तव में जो फ्रांस में 1793 से 94 का काल था, जिस समय रोबेस्पियर जो है, रोबेस्पियर के अंडर में जैकोबिन्स के द्वारा शासन किया जा रहा था, उसी पीरियड को हम लोग फ्रांस में रेन ऑफ टेरर कहते हैं। इस दौरान जो है रोबेस्पियर ने एक नीति लाई थी, और उसको जो भी लोग जिन पे उसको शक होता था कि ये लोग रिपब्लिक के अगेंस्ट में हैं, उसके विरोधी हैं, चाहे वो एक्स नोबेल हों, चाहे वो क्लर्जी वर्ग के लोग हों, चाहे वो थर्ड स्टेट के लोग हों,
इवन इसके अपने पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग, जिन पे मात्र उसको शक होता था कि यह व्यक्ति जो है वो रिपब्लिक का विरोध करता है या उसकी विचारधारा उससे अलग है, वैसे व्यक्तियों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। और गिरफ्तार करने के बाद एक जो है वो रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल हुआ करती थी वहां पे, क्रांतिकारी एक न्यायालय थी, रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। और जिन व्यक्ति को पकड़ा जाता था उसको जो है रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, जो क्रांतिकारी जो न्यायालय था, उसमें जो है उसको उस पर केस चलाया जाता था। और जब एक बार उसने ट्रिब्यूनल जो है उसको दोषी ठहरा देती थी, तो उसको गुलेटिन नामक एक मशीन था, उस पर चढ़ाकर उसको फांसी की सजा दी जाती थी, गुलोटिन। ये गुलोटिन क्या है? गुलोटिन दरअसल एक मशीन था जो दो पिलर्स हुआ करते थे, दो खंभे होते थे और बीच में एक ब्लेड हुआ करता था। उन दो खंभों के बीच में किसी का गर्दन जो है फंसा दिया जाता था और उस ब्लेड से जो है उसका गला काट दिया जाता था। तो ये सजा देने का एक तरीका था। और गुलेटिन का नाम इसलिए रखा गया था कि इसका जो आविष्कारक थे उनका नाम था डॉक्टर गुलेटिन। उन्हीं के नाम पे इस खास मशीन का नाम जो है गुलेटिन रखा गया था। तो जिन पे भी शक होता था उसको कि ये रिपब्लिक विरोधी हैं, उनको जो है रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में उन पे जो है केस चलाया जाता था। और केस में जब एक बार वो दोषी पाए जाते थे तो उनको गुलेटिन पे चढ़ा के उसको मार दिया जाता था। लोग काफी समय भयभीत थे। भयभीत इसलिए रह रहे थे कि किसी को पता नहीं है कि किस क्षण उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी और किस क्षण जो है उसको जान से हाथ धोना पड़ेगा। रॉबेस्पियर ने एक काम और किया। उसने क्या किया, ये रेन ऑफ टेरर के तहत ही, इसका मतलब 1793 से 94 के तहत भी उसने जो है राशनिंग की व्यवस्था कर दी। राशनिंग की व्यवस्था कर दी। अब ये राशनिंग क्या है? गांव में आप लोग देखते होंगे कि हर व्यक्ति के यहाँ एक राशन कार्ड होता होगा। ये राशन कार्ड का होना ही दरअसल राशनिंग कहलाता है। इसका मतलब ये कि उस राशन कार्ड में आपको निर्धारित रहता है कि पर पर्सन आपको कितने केजी जो है चावल मिलेगा, कितना आपको चीनी मिलेगा, कितना आपको केरोसिन ऑयल मिलेगा, ये बातें तय रहती हैं। तो इसने भी जो है, रॉबेस्पियर ने भी फ्रांस में जो है इस पीरियड में लोगों के लिए कितना जो है मीट मिलने वाला है, मीट कितना मिलेगा, किसी को जो है कितना फ्लोर मिलेगा, आटा कितना मिलेगा, इन सब चीज़ों की इसने मात्रा तय कर दी कि एक परिवार को, एक व्यक्ति को इतना राशन मिलने वाला है। दूसरा एक काम इसने क्या किया? पहला काम इसने राशन की व्यवस्था कर दी। दूसरा काम इसने क्या किया? इसने क्या किया कि एक मैक्सिमम रेट कि उसने तय कर दिया कि वेज का जो है, मजदूरी का अधिकतम मूल्य तय कर दिया कि इससे ज्यादा कोई मजदूरी नहीं देगा और ना ही कोई उससे जो है उससे ज्यादा मजदूरी ले सकता था। दूसरी बात, प्राइस जो है उसने फिक्स कर दिया किसी भी वस्तु का, फिक्स प्राइस। मतलब ये कि उसने ये तय कर दिया कि चावल जो है, चावल कितने रेट पे बिकेगा, गेहूं कितने रेट पे बिकेगा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो है वो जो महंगाई है, इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी लाया जा सके। जैसे ये राशनिंग व्यवस्था क्यों किया जा रहा है कि चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको समान मात्रा में राशन मिलेगा। वेज और फिक्स प्राइस क्यों किया जा रहा है? वेज को क्यों फिक्स किया जा रहा है? ताकि सभी लोगों को समान रूप से मजदूरी मिले, सभी लोग उसी रेट पे जो है अपना राशन खरीद पाए। किसानों को बाध्य किया गया कि ये जो किसान है वो गांव से जो है शहरों में अपने फसलों को ले आए और सरकार के द्वारा जो फिक्स रेट है उस रेट पे ही जो है इसको वो बेचने का काम करें। इसके अलावा इसने इसके तहत एक और काम किया कि इसने एक व्हाइट फ्लोर वहाँ पे लोग खाते थे, सफ़ेद रोटी खाते थे। व्हाइट फ्लोर जो होता था, गेहूं का अच्छे क्वालिटी का जो रोटी होता था, वो अमीर लोग वो खाते थे। तो उसको खाने को पे जो है उसने बैन लगा दिया। और उसने एक इक्वालिटी ब्रेड एक निकाला था, इक्वालिटी ब्रेड, समानता की रोटी, इक्वालिटी ब्रेड, कि सारे लोग जो है मोटे गेहूं का बना हुआ रोटी खाएंगे और ये जो व्हाइट ब्रेड जो अब तक लोग खाते रहे थे उस व्हाइट ब्रेड पे इसने बैन लगा दिया। इवन आम बोलचाल की भाषा में जो है वो भी समानता अपनाने के लिए जो पहले
सर या मैडम जो वर्ड यूज किया जाता था, इसको समाप्त कर दिया गया। अब वहां पे कोई किसी को सर और मैडम नहीं कहेगा, बल्कि सारे लोग एक दूसरे को क्या कहेंगे, नागरिक। फ्रांस के नागरिक एक दूसरे को कहेंगे, उसको नागरिक को फ्रेंच लैंग्वेज में सिटोयन कहते हैं। जैसे सिटोयन फला, सिटोयन आदित्य, सिटोयन मैन, और अगर गर्ल है तो उसको सिटोयनी। तो सिटोयन और सिटोयनी का वर्ड का यूज करना है, मतलब नागरिक ये मेल के लिए और नागरिक जो है फीमेल के लिए। इन सब सभी बातों के माध्यम से रेन ऑफ टेरर के अंतर्गत रोबेस्पियर ने किया क्या, इसने ये किया कि फ्रांस में जो है इक्वलिटी लाने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ उसने जो चर्च की सारी संपत्ति को छीन लिया, और जो चर्च का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको या तो फिर ऑफिसेस के रूप में तब्दील कर दिया, या फिर उसमें उसको जो है उसने क्या कहते हैं उसको, बंकर्स उसने बना दिया, सेना को रहने के लिए उसको जगह दे दिया, उसने उस रूप में बना दिया। तो इस तरह के काफी प्रयास किए थे, लेकिन चूंकि इन रूल रेगुलेशंस को इतनी सख्ती से उसने लागू किया कि लोग जो है इससे काफी परेशान हो गए, लोग त्राही करने लगे, लोग जो है इसकी व्यवस्था से उब गए। हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की नजर से देखता था, और लोग ये चाह रहे थे कि इस तरह के आतंक के शासन से जल्दी ही मुक्ति मिले। और ऐसे ही माहौल में 1794 में रोबेस्पियर को भी लोगों ने पकड़ लिया, और रोबेस्पियर को पकड़ के उसको भी क्या किया, उसको भी जो है गुलोटिन पे चढ़ा दिया। मतलब जो काम ये दूसरे के साथ करता था वही काम जनता ने इसके साथ भी कर दिया, इसको भी पकड़ लिया गया। इसको पकड़ के फिर रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल में कार्रवाई चलाई गई, और कार्रवाई चलाने के बाद से इसको भी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। इस प्रकार ये रेन ऑफ टेरर जो है, जो रिवॉल्यूशन के दौरान ही एक फेज था, वो फ्रांस में समाप्त हो गया। ये 1794 की फिर बात क्या हुआ, रिवॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी सारे लोग खुश नहीं है। और हम लोग जान रहे हैं रेन ऑफ टेरर में जो नेतृत्व था वो जैकोबिन्स के हाथ में है। और जैकोबिन्स का मतलब कौन, तो जैकोबिन्स का मतलब थर्ड स्टेट के जो नीचे वाले लोग हैं, वही लेबर क्लास, वही पीजेंट क्लास, वही मजदूर वर्ग, ये सारे के सारे जो हैं उसके हाथ में थे। जैसे ही रोबेस्पियर का अंत हुआ, एक बार फिर जो है सत्ता जो है थर्ड स्टेट की जो है अपर क्लास के हाथ में आ गई। जो वेल्दियर सेक्शन ऑफ ग्रुप था उसके पास फिर से सत्ता आ गई, पावर फिर से उसके पास आ गया, और उसने क्या किया, फिर से एक नया संविधान बनाया। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना बार हेर फेर हो रहा है। फिर से एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सबसे पहले तो ये किया गया कि वोटिंग राइट्स फिर से उसी व्यक्ति को दिया गया जिसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी इसके पास होता था। 1795 के बाद से जो शासन का वहां पे चला, 1795 से 1799 के बीच में यहाँ जो शासन चला, इस शासन को हम लोग कहते हैं रूल ऑफ डायरेक्टरी। रूल ऑफ डायरेक्टरी, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टरी का शासन काल है। ये कब से कब तक चल रहा है, रोबेस्पियर के जाने के बाद से और नेपोलियन के आने से पहले तक का जो समय है, उस समय काल को हम लोग रूल ऑफ डायरेक्टरी कहते हैं। इसमें क्या किया गया, एक नया संविधान बनाया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और अब तक जो कानून बनाने का काम जो है नेशनल असेंबली या नेशनल कन्वेंशन किया करती थी, उस जगह पे अब 2 हाउसेस बनाया गया, 2 हाउस बनाया गया। पहले क्या था, एक ही हाउस हुआ करता था, केवल नेशनल असेंबली होता था, या फिर उसी का नाम बदल के नेशनल कन्वेंशन कर दिया गया। अब क्या किया गया कि जो कानून बनाने वाली संस्था थी, जो लेजिस्लेचर थी, उसमें 2 हाउसेस की व्यवस्था की गई, 2 हाउसेस थी यहाँ पे। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव हुआ करता था, उस एग्जीक्यूटिव को 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बनाया गया। 5 मेंबर्स यहाँ एग्जीक्यूटिव में होते थे। रोबेस्पियर देखो, जैकोबिन्स में क्या था, एग्जीक्यूटिव कौन है, इकलौता एक ही व्यक्ति है, रोबेस्पियर इकलौता है, इसीलिए अनाप शनाप वो कानून बना रहा है, जब मर्जी जो जैसा मर्जी हुआ वैसा वो उसने काम किया। तो उसके जो काम थे, उससे जो अन्याय हुआ था, उससे बचने के लिए लोगों ने क्या किया कि 5 मेंबर्स का एक कमेटी बना दिया, और कहा कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय इनके बहुमत से लिया जाएगा। मतलब 5 में से 3 मेंबर जो है किसी बात पे एग्री करेंगे,
तभी जो है ये क्या होगा, कोई भी रूल पास किया जाएगा या कोई भी रूल एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इन मेंबर्स को जो है, इन्हीं मेंबर्स को डायरेक्टर्स कहते थे। ये जो 5 मेंबर्स थे इनको हम लोग 5 डायरेक्टर्स कहते थे। और इसी कारण जो है इनके रूल को डायरेक्टरी का रूल कहते हैं। इसी कारण जो है, चूंकि ये डायरेक्टर्स हैं, इसलिए इनके जो रूल हैं उसको हम लोग, इनका जो शासनकाल है उसको रूल ऑफ डायरेक्टरी कहते हैं। समझ में आ रहा है कहाँ से नाम आया रूल ऑफ डायरेक्टरी? चूंकि ये जो एग्जीक्यूटिव पहले जो है एक ही हुआ करता था जैकोबिन्स के काल में, केवल और केवल वो कौन है? रॉबेस्पियर है। उसने मनमाना काम किया, तो मनमाना काम न करे, वो तानाशाह न बन जाए, डिक्टेटर न बन जाए, इसलिए उसको चेक करने के लिए जो डायरेक्टरी का शासन आया उसमें क्या किया गया, 5 मेंबर्स का एक ग्रुप बना दिया गया और कहा गया कि जो निर्णय लिए जाएंगे वो बहुमत से लिए जाएंगे। इसका मतलब 3 लोगों का किसी भी मुद्दे पे एकमत होना जरूरी है। हुआ ये फिर फाइनली, अच्छा चूंकि इन मेंबर्स को डायरेक्टर्स कहते थे इसीलिए इसके शासन को हम लोग रूल ऑफ डायरेक्टरी कहते हैं। अब देखिए बड़ा मजेदार मामला ये हुआ कि ये जो डायरेक्टर्स हैं आपस में लड़ते रहते थे, आपस में इनकी बनती नहीं थी, कोई भी डिसीजन लेना हो आपस में लड़ते रहते थे ये लोग। दूसरी बात, इन डायरेक्टर्स की लड़ाई जो है वो इस 2 हाउस से भी हुआ करता था। ये जो कानून बनाने वाली संस्थाएं हुआ करती थी, जो 2 हाउसेस थे, उन हाउसेस से भी इनकी लड़ाई हुआ करती थी। और परिणाम ये होता था कि ये जो हाउसेस है वो हमेशा चाहते थे कि इस डायरेक्टरी को हटा दिया जाए। मिला जुला के बात ऐसा था कि फ्रांस में 1795 से 99 के बीच में पूरी तरह से अव्यवस्था छा गई थी, आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही थी, कोई भी निर्णय समय पे लिया नहीं जा पा रहा था। और ऐसे ही स्थिति में फ्रांस के लोग जो है लड़ाई लड़ते लड़ते थक गए थे। और जब ये लोग थक गए थे तो इसी अवसर का लाभ उठा के, अब ये लोग ऐसे चाहते थे, लोग शांति चाह रहे थे। अब सोचिए 1789 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया, पहुंच गया ये 1799, मामला जस का तस, अभी भी वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, अभी भी कुछ पता ही नहीं, अभी भी पीस वहाँ नहीं है, मेंटल पीस नहीं है। लोग इन 10 सालों में परेशान हो गए थे। अब लोग ये चाहने लगे थे कि अब भाई कोई ऐसा आए तो शांतिपूर्वक राज्य करे और हमें जो है शांति दिलाए, हम लोगों को इक्वालिटी वगैरह तो मिल ही चुका है। ऐसे ही शासनकाल में डायरेक्टरी के अव्यवस्था के कारण नेपोलियन नामक जो व्यक्ति था, नेपोलियन बोनापार्ट, उसने जो है डायरेक्टरी के शासन को अपदस्थ करके 1799 में अपने आप को वहां पे एस्टेब्लिश कर लिया है। नेपोलियन बोनापार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा आप 10th क्लास में भी पढ़ेंगे। यहाँ बस इतना जानना है कि डायरेक्टरी का जो शासन था उसमें जो अव्यवस्था फैली थी, उस अव्यवस्था का लाभ उठाकर नेपोलियन बोनापार्ट नामक एक मिलिट्री जो डिक्टेटर था, वास्तव में ये भी क्या था, ये भी वास्तव में आर्मी का ये सेनापति था, ये आर्मी का जो है मेजर जनरल था। और इसने जो है व्यवस्था का लाभ उठा के डायरेक्टरी के शासन को हटा के अंततः जो है इसने क्या किया, फ्रांस में अपना शासन स्थापित कर दिया। और जो मोनार्की सिस्टम हटाया गया था, बाद में चल के हम देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट ने रिपब्लिक को हटा के फिर से जो है 1804 में, नेपोलियन बोनापार्ट ने 1804 में क्या किया कि फिर से जो है फ्रांस में मोनार्की सिस्टम लागू कर दिया। मतलब जहां से चले थे वापस फिर वहीं पहुंच गए, मुस्कह मुस्कह पुनः। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जितने भी चेंजेस आए हों, लेकिन उन सारे चेंजेस के बीच में एक काम कंटिन्यू, 2-3 बातें कंटिन्यू हुई जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकली थी। जो उसकी आइडियोलॉजीज थे, वो आइडियोलॉजीज किसी भी स्टेज में चेंज नहीं हुई। और वो आइडियोलॉजीज आपको 3 याद रखना है। ये आइडियोलॉजी जो है वो पूरे वर्ल्ड को जो है, ये गिफ्ट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। पहला जो है वो है फ्रीडम, स्वतंत्रता। ये फ्रीडम का राइट जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ही सबसे पहले इसकी बात की गई थी। दूसरा जो बात है इक्वालिटी, समानता का अधिकार, इक्वालिटी का राइट। और तीसरा जो अधिकार है वो बंधुत्व का अधिकार, फ्रेटर्निटी, मतलब सभी लोग आपस में भाईचारे के साथ रहें, फ्रेटर्निटी। ये 3 जो आइडियोलॉजीज हैं
ये आइडियोलॉजीज कंटिन्यू रहे रिवॉल्यूशन के प्रत्येक स्टेज में, ये कहीं भी समाप्त नहीं हुए। और यही जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा गिफ्ट था। और इन्हीं 3 आइडियाज से आने वाले समय में यूरोप के साथ साथ ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है सारे जो क्रांतिकारी हैं इस तरह का समाज स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो रिवॉल्यूशन तो यहाँ समाप्त हो गया। अब एक टॉपिक छोटा सा पढ़ना है कि रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भी कोई भूमिका थी? रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका थी, और थी तो क्या थी? तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये महिलाओं की स्थिति थी क्या फ्रांस में। रिवॉल्यूशन से पहले महिलाओं का कंडीशन क्या था? और एक क्वेश्चन वो भी आता है कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन। क्रांति से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी फ्रांस में? तो उसको हम ऐसा देखते हैं कि क्रांति से पहले जो थर्ड स्टेट की अधिकांश महिलाएं थी वो अपनी आजीविका के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई रोजगार करती थी, और छोटे मोटे रोजगार करती थी। जैसे कोई कपड़ा साफ कर रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई किसी के यहाँ जो समृद्ध लोग हैं उनके यहाँ बर्तन धो रहा है, हाउसमेट का काम कर रहा है। तो छोटे छोटे लोग मजदूरी काम कर रहे हैं, दिहाड़ी का मजदूरी वाला काम करती थी महिलाएं। दूसरी बात ये कि महिलाओं को एजुकेशनल राइट्स नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। सामान्यतः महिलाएं अनपढ़ होती थी। कुछ महिलाएं जो थर्ड स्टेट की सम्भ्रांत परिवार की या फिर नोबल जो ग्रुप है उसकी जो घर की औरतें होती थी उनको कन्वेंट स्कूल में पढ़ाया जाता था, लेकिन जैसे ही उनको पढ़ाई उनकी खत्म होती थी उनकी शादी कर दी जाती थी। शादी की भी कोई अपनी मनमाना नहीं था कि वो अपनी इच्छा शादी नहीं कर सकती थी, उनकी शादी वहीं की जाती थी जहाँ उनके फादर चाहते थे। इनको डिवोर्स का राइट्स नहीं था, इनको तलाक लेने का अधिकार नहीं था। इक्वल वेज यहाँ पे नहीं था, मतलब पुरुष और महिला अगर एक ही काम कर रहे हैं तो एक ही काम करने के बावजूद समान वेतन नहीं दिया जाता था। जैसे मैं यहाँ पे आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, मेरे जगह पे अगर कोई लेडी जाके आपको हिस्ट्री पढ़ाए तो हिस्ट्री तो दोनों बराबर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वो पढ़ाएगी। लेकिन फ्रांस में एक ही पोस्ट के लिए पुरुष का वेतन जो है महिला के वेतन से अधिक हुआ करता था। तो ये सारे जो है महिलाओं की स्थिति जो है इस तरह की स्थिति यहाँ पे थी। अब क्या हुआ, जब रिवॉल्यूशन हुआ, जब आंदोलन हुआ, तो आंदोलन के साथ साथ क्या किया गया कि महिलाओं को ये लगा कि अगर हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं रिवॉल्यूशन में तो जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट बनेगी उस पर हम लोग दबाव डाल पाएंगे कि वो हमारे अनुकूल जो है काम कर पाए या हमारे हित में कानून बनाए। ये सोच के इन लोगों ने, इन महिलाओं ने जो है क्रांति में जो है हिस्सा लिया। महिलाओं के अपने पॉलिटिकल क्लब्स भी थे, जैसे पुरुषों के थे, इनके अपने मैगजीन्स निकलते थे। और एक समय तो यहाँ पे 60 पॉलिटिकल क्लब हुआ करता था, 60 वुमेन क्लब हुआ करता था यहाँ पे। इनकी मांगे क्या थी? तो मांगे जो है मुख्यतः इनकी एक ही थी कि हमको पॉलिटिकल इक्वालिटी दिया जाए। मतलब ये कि हमको जो है राइट टू वोट मिले, असेंबली में खड़ा होने का हमको अवसर मिले, और हमको भी जो है सरकार में शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। जब 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इस 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, हम लोग जानते हैं कि महिलाओं को क्या किया गया, पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रख दिया गया, मतलब इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया। ये काफी निराश हुई इसको लेके और बड़े आलोचना की उसका, और अपनी मांगों के लिए हमेशा निरंतर लड़ती रही। इक्वल वेज के लिए लड़ती रही, इक्वल वेज के लिए जो लड़ती रही, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ती रही, क्योंकि इनका ये मानना था कि जब वोटिंग राइट्स, जब हम लोग पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जाएंगे तो हमारी स्थिति अपने आप सुधर जाएगी। जब हम खुद अपने लिए कानून बनाने लगेंगे तो हमारी स्थिति निश्चित रूप से पहले से बेहतर बनेगी। लेकिन जब क्रांतिकारी सरकार बनी तो कुछ कानून ऐसे पास किए जिससे महिलाओं को भी फायदा हुआ। जैसे पहला काम इन लोगों ने, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया
पहला काम तो ये किया इसने कि एजुकेशन को महिलाओं के लिए कंपलसरी कर दिया था। इससे क्या हुआ, लिटरेसी रेट महिलाओं का बढ़ा। दूसरा काम इसने ये किया कि शादी को कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया और महिलाओं को ये राइट्स मिला कि वो चाहें तो डिवोर्स के लिए वो अपना जो है हलफनामा दायर कर सकती हैं, मतलब पहल कर सकती हैं डिवोर्स लेने के लिए। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार पुरुष ही पहल करे, महिला भी महिला भी जो है वो क्या कर सकती है, डिवोर्स लेने के लिए अप्लाई कर सकती है। और एक काम क्या किया गया इनके लिए कि इनको पहले क्या था शुरू में कि कहीं भी इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी। जैसे मान लो किसी को टेलरिंग का काम करना है तो टेलरिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, एक टेलर से ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, तो वो प्रोफेशनल ट्रेनिंग का इनको परमिशन नहीं था। लेकिन रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट जो शुरू की थी उसने क्या किया कि महिलाओं को भी जो है प्रोफेशनल ट्रेनिंग का छूट दे दिया और ये दिया कि इसने कहा कि आपको जो मर्जी है वो आप ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, ये भी छूट दिया गया। बेसिक एजुकेशन उनको मिलने ही लगा। लेकिन जो मेन बात थी कि वोटिंग राइट्स का, ये वोटिंग राइट्स अभी भी यहाँ पे नहीं दिया गया। और तो और जैसे ही रोबेस्पियर का शासनकाल आया तो इसने जितने भी वुमेन्स क्लब थे वहाँ पे, पॉलिटिकल क्लब, उन सबको बैन कर दिया और जो महिला क्रांतिकारी थी उनको जेल में बंद करवा दिया गया, कईयों को तो गिलोटिन पे लटका दिया गया। तो इस तरीके से जो है इनका दमन भी किया गया। लेकिन महिलाएं जो है वो आंदोलन में हिस्सा लेती रही थी। जब हम लोग पढ़े थे कि ये जब ऑस्ट्रिया और प्रसा से वार हो रहा था उस समय जब सारे जेंट्स जो है युद्ध लड़ने के लिए चले गए थे, उस समय घर का काम कौन देख रहा था, महिलाएं देख रही थी। इसका मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी उस समय भी। तो ये भी ध्यान बताना है आपको कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हम लोग इस रूप में भी देखते हैं कि वो बाहर का भी काम कर रही हैं, घर का भी काम कर रही हैं। लेकिन इनको जो है वो अंततः जो है उस समय जो है क्रांति के दौरान जो है इनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया और इनको पैसिव सिटीजन ही माना गया। लेकिन ये अपना जो विरोध प्रदर्शन है इसके खिलाफ, इस तरह की नीति के खिलाफ लगातार जारी रखी और फाइनली जो है 1946 में जाके जो है फ्रेंच वुमेन को वोटिंग राइट्स प्रदान किया गया, वोटिंग राइट्स प्रदान किया गया। तो ये हमारे यहाँ रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन अगर आता है तो इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि क्या उनकी स्थिति थी, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कैसे वो लोग पार्टिसिपेट किए, तो पार्टिसिपेशन बता देंगे, और तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि इनिशियली जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने महिलाओं के लिए क्या क्या रूल रेगुलेशन बनाया था। तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए, एक लेक्चर और इस चैप्टर पे होगा, उसके बाद ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय, इनवर्ट कॉमा में लिखना, रेन ऑफ टेरर, REIGN, रेन ऑफ टेरर, इनवर्ट कॉमा क्लोज क्वेश्चन मार्क। व्हाट डू यू मीन बाय रेन ऑफ टेरर, आतंक के राज से आप क्या समझते हैं, आतंक के राज, इनवर्ट कॉमा में, आतंक के राज से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन, राइट द कंडीशन ऑफ वुमेन, राइट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन, राइट द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस बिफोर द रिवॉल्यूशन। फ्रांस में क्रांति से पूर्व महिलाओं की स्थिति का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, What were the main demands of French women revolutionaries? What were the main demands of French women revolutionaries? फ्रांसीसी महिला क्रांतिकारियों की मुख्य मांगें क्या थी। तो इन क्वेश्चंस को कीजिएगा, करने के बाद फिर वही आप चाहें तो व्हाट्सएप पे मेरे डाल सकते हैं, मैं आपको चेक करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि उसमें किस अप्रोच में आप लिख रहे हैं। टू द पॉइंट लिखना है, टू द पॉइंट लिखने से पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।